नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर तैयारी मित्र में। 12th क्लास में जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश क्या होता है और कूलाम का जो नियम है वो क्या होता है। कूलाम का नियम कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है और जो एप्सिलॉन नॉट था अथवा जो एप्सिलॉन जीरो था उसकी विभा क्या होती है और उसका मान क्या होता है। आज हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है। विद्युत क्षेत्र इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है ये समझना है आज की वीडियो में। ठीक है, तो आवेश के बारे में हमने आपको चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। विद्युत क्षेत्र जो होता है, कोई भी आवेश जो होता है, आवेश हो या आवेशों का जो समूह होता है, एक से ज्यादा आवेश हो उनको हम आवेशों का समूह कहते हैं। तो कोई भी आवेश है अथवा आवेशों का कोई समूह है, इस आवेश के पास या इस आवेशों के समूह के पास कोई दूसरा जब आवेश लाया जाता है, कोई भी दूसरा आवेश लाया जाता है, तो वो दूसरा आवेश जो होता है वो किसी आकर्षण बल का या किसी प्रतिकर्षण बल का अथवा किसी भी प्रकार के आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। कोई भी आवेश कहीं पर उपस्थित है अथवा आवेशों का समूह उपस्थित है, अर्थात एक से ज्यादा अगर आवेश हैं, वहां पर अगर कोई दूसरा आवेश लाया जाता है तो दूसरा आवेश जो लाया जाता है वह या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करता है अथवा आकर्षण का अनुभव करता है। तो जिस क्षेत्र में वो लाया जा रहा है और उस क्षेत्र के अंदर वो आवेश आकर्षण का अनुभव कर रहा है अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश या आवेशों के समूह में कोई अन्य आवेश अगर लाया जाता है तो वह अन्य आवेश जो होता है वह आकर्षण का अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र हम कहते हैं। ठीक है, अथवा इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई आवेश या आवेशों के समूह के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब जो विद्युत क्षेत्र होता है ये किस प्रकार से लगता है, इसकी दिशा किस प्रकार से निर्धारित होती है वो हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई धनात्मक आवेश है और आपके पास ऋणात्मक आवेश है, तो इसके चारों तरफ कुछ रेखाएं होंगी, कुछ रेखाओं को हम खींच सकते हैं और ये रेखाएं जो होंगी वो काल्पनिक रेखाएं होंगी। इन काल्पनिक रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। कोई भी आवेश है, उस आवेश से कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं और इन काल्पनिक रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब चूंकि आपने पढ़ा है कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। तो आपको वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए एक अन्य आवेश की आवश्यकता होती है और जिस आवेश की आवश्यकता होती है उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए एक आवेश आपके पास है, वो एक अन्य आवेश की आवश्यकता होती है जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। और ध्यान देना है आपको कि परीक्षण आवेश जो होता है वह हमेशा धनावेश लिया जाता है। परीक्षण आवेश कभी भी ऋणावेश नहीं लिया जाता है, परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश होता है। परीक्षण आवेश किसी भी प्रकार से ऋणावेश नहीं लिया जाता है, परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश होता है। तो ये जो परीक्षण आवेश है जब धनावेश के पास ले जाया जाएगा ये भी आपका प्लस होगा अर्थात धनावेश होगा। तो आप जानते हैं कि जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर की तरफ भेजते हैं अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो इस प्रकार की होंगी, अर्थात धनावेश अगर कोई है उससे जो बल वैद्युत बल रेखाएं होंगी जो कि काल्पनिक होती हैं, उनकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। और कोई ऋणावेश है, इसके
पास कोई परीक्षण आवेश ले जाया जाता है जो कि कैसा होगा, धनावेशित होगा, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से खींची जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से खींची जाएंगी। अर्थात कोई भी धनावेश अगर है उससे वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, और जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेशित है, इससे वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। क्यों अंदर की तरफ होगी और क्यों बाहर की तरफ होगी? क्योंकि जो परीक्षण आवेश लिया जाता है वह परीक्षण आवेश हमेशा धनावेशित लिया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आपकी जब खींची जाती हैं तो वह इस बात पे निर्भर करती हैं कि दिया गया आवेश किस प्रकार का है, धनावेश है अथवा ऋणावेश है। अब मान लीजिए आपके पास धनावेश और ऋणावेश दोनों हैं, आपके पास धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी दिशा क्या होगी? तो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी दिशा क्या होगी? इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। लेकिन जब भी किसी प्रकार से दो आवेश पास पास में रखे होते हैं तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये कर्व ले लेती हैं। कर्व का अर्थ होता है ये मुड़ जाती है। किस प्रकार से मुड़ जाती है? देखिए, प्लस से दूर जा रही है और माइनस के पास आ रही है, प्लस से दूर जाएंगी और माइनस के पास जाएंगी, ये इस तरीके का कर्व ले लेती है, इस तरीके का कर्व लेगी। इस तरीके से जितनी चाहे उतनी वैद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं और इनकी जो दिशा होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। ये कर्व लेगी, कर्व लेने का मतलब है ये तिरछी होगी, तो प्लस से बाहर की ओर जाएंगी और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास आएंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती हैं और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनको खींचने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश की आवश्यकता होती है, वो परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश लिया जाता है, कभी भी ऋणावेश नहीं लिया जाता है। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण हमने आपको बताया कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो वक्र होती हैं, अर्थात वो कर्व लेती हैं, वो एक से दूसरी तरफ जाती हैं। जब दो आपके आवेश पास पास में रखे हुए हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये कर्व का रूप ले लेती है, ये वक्र का रूप ले लेती है। तो पहला गुण होता है वैद्युत बल रेखाओं का कि ये वक्र बनाती हैं, ये कर्व का रूप लेती हैं। और जो दूसरा गुण होता है, अगर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए इस वैद्युत बल रेखा पर ये पॉइंट है और इससे अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, कोई भी बिंदु है जो वैद्युत बल रेखाओं पर है, यदि उस बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये स्पर्श रेखा जो होगी वो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा हमेशा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसमें जो बल की दिशा होगी वो आपकी इस तरफ होगी अथवा इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा गुण क्या होता है? तीसरा गुण ये होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, दो कोई भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा प्रश्न यूपी बोर्ड पूछता है अति उत्तरीय प्रश्न में कि दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका उत्तर ये होगा कि जो दो वैद्युत बल रेखाएं हैं यदि वो एक दूसरे को काटेंगी तो जो बल की दिशा होगी वो कितनी हो जाएगी? दो, क्योंकि उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि संभव नहीं है क्योंकि बल की एक निश्चित दिशा होगी। तो इसका उत्तर ये होगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती हैं, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि वह इसलिए नहीं काटती हैं, यदि किसी बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो बल की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक पुनः बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी आपका आवेश है अथवा आवेशों का समूह है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी आवेश है या वह क्षेत्र जो किसी भी आवेश अथवा आवेश के समूह के पास लाया जाता है तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है।
और विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें जो आपके आवेश होते हैं, अगर धनावेश है और ऋणावेश है, तो उससे अगर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाएं, उन काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। इन वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। क्यों प्लस से माइनस की ओर होती है? क्योंकि इनको अगर हम परीक्षण आवेश लेके खींचे तो परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है, तो प्लस और प्लस होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और एक माइनस और एक प्लस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती हैं। 3 गुण होते हैं इनके महत्वपूर्ण। पहला गुण ये होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा वक्र का निर्माण करती हैं, हमेशा वक्र का निर्माण करती हैं। दूसरा आपका जो गुण होता है वो ये होता है कि कोई भी आपकी वैद्युत बल रेखा है और उसमें कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, यदि उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा उस समय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा नियम ये होता है कि आपकी जो दो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटेंगी तो वह बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि बल की एक निश्चित दिशा होती है, उसकी दो दिशाएं संभव नहीं है। तो वैद्युत बल रेखाओं की एक ही दिशा होती है, वो होती है प्लस से माइनस की ओर। इसके बाद हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और ये टॉपिक सबसे बड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये समझ लिया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित होगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा कोई भी आवेश। अभी आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश उपस्थित होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, और E बराबर होता है F/Q0 या Q0, और इस Q0 को हम कहते हैं परीक्षण आवेश, और F जो होता है इसको कहते हैं हम बल, और जो Q0 होता है इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। E जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटे Q0। अब इसकी परिभाषा को बनाने के लिए क्या किया जाए, Q0 को अगर 1 कर दिया जाए, A का अर्थ है एकांक कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए, तो E बराबर हो जाएगा F, अर्थात विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा बल। तो इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी आवेश पर, और वो आवेश कैसा होगा, परीक्षण आवेश होगा, ठीक है। या किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश के एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये आपका कितना है, एकांक है। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्यों? क्योंकि Q0 बराबर क्या है, 1 है, 1 को क्या कहते हैं हम, एकांक कहते हैं। तो E बराबर हो जाएगा F। E बराबर F कब होगा, लगने वाला बल E के बराबर कब होगा, जब Q0 1 होगा, Q0 एकांक होगा। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हमने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट में कोई भी परिभाषा जब तक आप उसका मात्रक तथा विमान नहीं लिखते हैं, मात्रक अथवा विमान नहीं लिखते हैं, वो परिभाषा पूर्ण नहीं होती है, वह परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। तो
तो इसमें सबसे पहले हम मात्रक लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे क्यू नॉट। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में होगा E के ऊपर वेक्टर F के ऊपर वेक्टर बटे क्यू नॉट, क्योंकि E क्या है, E है एक सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसकी निश्चित दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। और F आपको पता है बहुत पीछे से 9 से पढ़ाया जाता है कि जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नई फिजिकल क्वांटिटीज है। तो जो E होता है ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। इसके मात्रक को लिखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर F है, F का मात्रक होता है आपका न्यूटन, F का मात्रक होता है न्यूटन, और बटे में है Q, Q का अर्थ है आपका आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक होगा। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये मात्रक होता है आपका विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अब इसकी विमा को अगर हम लिखते हैं तो इसकी जो विमा होती है, विमा ऊपर आएगी बल की, बल की विमा हमने आपको कल बताई थी, और बल की विमा ऐसी विमा है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आएगी, इसलिए आपको बल की विमा अवश्य पता होनी चाहिए कि बल की विमा क्या होती है। बल की विमा आपको अवश्य पता होनी चाहिए कि बल की विमा क्या होती है। तो जो बल की विमा होती है वो होती है mL/-2, mL/-2। और इसको कैसे लिखा जाता है, बंद ब्रैकेट में, बड़ी बंद ब्रैकेट में लिखा जाता है किसी भी राशि की विमा को। नीचे आया है कूलाम, कूलाम अर्थात आवेश, आवेश की विमा हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि 80 होती है। जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो जरूर देखें कि जो Q होता है उसकी विमा 80 होती है। अब इसको लिखने का एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले m वाला पद आता है, एक ही पद है तो ऊपर m आएगा, दूसरा L आता है, L नीचे नहीं है तो वो ऐसा ही आ जाएगा, तीसरा पद आता है आपका T लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, हम A लिखेंगे पहले। तो A होता है, ये A ऊपर जाएगा, इसकी घात 1 है, ऊपर जाएगा, इसकी घात हो जाएगी -1। T ऊपर जाएगा तो T -2 पहले से ही है, एक नीचे से जाएगा तो T की घात हो जाएगी -3। ml A की घात -1, T की घात -3, ये विमा हो जाएगी। किसकी विमा हो जाएगी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उसकी विमा होती है ml A की घात -1, T की घात -3, T की घात -3। ठीक है, अब कुछ डेरिवेशन है, कुछ व्यंजक हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें निकालने हैं। उसमें से जो सबसे पहला जो आपका है डेरिवेशन या व्यंजक वो है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम समझते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका अनुप्रयोग होता है, ये आता तो बहुत कम है, लेकिन इसका अनुप्रयोग आगे वाले जो डेरिवेशन है, आगे वाले जो आपके व्यंजक हैं उनमें किया जाएगा। कोई भी बिंदु है और इस बिंदु पर कोई आवेश है, अगर आपको आवेश मानने के लिए कहा जाए तो आवेश हमेशा धनावेश माना जाता है, आवेश ऋणावेश नहीं माना जाता है, आवेश हमेशा धनावेश माना जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर जो आवेश है वो प्लस का Q है। अब ये किसी बिंदु पर है रखा हुआ, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बिंदु आवेश। क्या कहेंगे, बिंदु आवेश। अब इस बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिएगा हमेशा कि जो तार होता है, जो आपका चालक होता है, कोई भी किसी प्रकार का वायर है, किसी प्रकार का चालक है, तो इसके जो विद्युत क्षेत्र होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी। देखिए, जब इसमें करंट फ्लो होता है, जब इसमें धारा बहती है, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इसके अंदर नहीं होता है, कहाँ होता है, इसके चारों तरफ होता है,
इसके चारों तरफ होता है। और इस क्षेत्र में अगर कोई भी किसी प्रकार का दूसरा चालक पहुंच गया तो क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और आकर्षित करने के बाद चिपक जाएगा। जैसे किसी मनुष्य या मानव की बात करें तो कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कवर नहीं है, किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, तो उसके पास अगर कोई भी पहुंच जाता है, दूसरा चालक मानव है, मानव एक चालक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर जल पाया जाता है। तो जैसे ही इसके पास में पहुंचेगा, ये इससे कुछ दूरी, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके कुछ दूरी से दूर से ही ये वायर उसको खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि वह उस क्षेत्र में पहुंच चुका है जो उसके चारों तरफ क्रिएट है, जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा चालक जाएगा तो ये उसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ निकाला जाता है? जहां पर आवेश होता है उस आवेश से कुछ दूरी पर। तो कुछ दूरी पर हम मान लेते हैं क्या रखा हुआ है? परीक्षण आवेश। और अभी हमने आपको बताया कि परीक्षण आवेश हमेशा कैसा लिया जाता है? धनावेश लिया जाता है। और ये जो बिंदु आवेश है और ये जो परीक्षण आवेश है, इस बिंदु आवेश से इस परीक्षण आवेश के बीच की दूरी है वो स्मॉल r है। इस आवेश से इस परीक्षण आवेश के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कहाँ निकालनी है? इसके कारण यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर, क्योंकि अभी बताया कि विद्युत क्षेत्र का जो होता है वो हमेशा चालक से चारों तरफ होता है, उसके अंदर नहीं होता है। चालक के अंदर नहीं होता है, उसके चारों तरफ होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये एक सदिश राशि होती है, तो आपको दिशा भी पता होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है, ये परीक्षण आवेश है, ये आवेश है, दोनों कैसे हैं? दोनों धनावेशित हैं। तो ये वाला जो आवेश है, इस वाले आवेश को क्या करेगा? बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो ये ई की दिशा होगी, यानी ई की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, वो किस तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो दिशा है वो बाहर की तरफ होगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ई है, माना है हमने, होती भी है, ई है। तो आपको निकालना है इस ई का मान कितना होगा। इस ई का मान निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू नॉट होता है, एफ बटे क्यू नॉट या क्यू जीरो होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ई निकालने के लिए इस एफ को निकालना पड़ेगा, एफ को निकालना पड़ेगा। अब एफ कितना होगा? इसको निकालने के लिए कूलाम का नियम लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा। कहीं पर दो आवेश हैं, उनके बीच में अगर जो बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण हो, उसको निकालने के लिए कूलाम का नियम लगाया जाता है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है कूलाम का नियम क्या होता है तो पिछला वीडियो अगर देखें तो समझ में आ जाएगा कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि जो बल होता है किन्हीं दो आवेशों के बीच वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और साथ में होता है पहला आवेश जिसकी मात्रा q है और दूसरा आवेश जो कितना है? q0 है, और इनके बीच की दूरी जो है r² है। तो जो बल है इन दोनों के बीच, q और q0 के बीच जो लगने वाला बल है वो कैसा है? प्रतिकर्षण बल है। क्यों प्रतिकर्षण बल है? क्योंकि दोनों समान आवेशित हैं, दोनों धनावेशित हैं। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो ये जो बल निकल रहा है ये कैसा है? प्रतिकर्षण बल है। Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है या Q0 है। अब आपको पता है वायु या निर्वात, ऐसी स्थिति है जहां वायु है अथवा निर्वात है, उसके लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। तो ये एक बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। अब q नॉट कहाँ गया है? ये q नॉट जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके अपॉन में, या मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। अब ये f बटे q नॉट, f बटे q नॉट क्या होता है? e होता है, f बटे q नॉट e होता है। तो e बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इतनी होती है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इतनी होती है। अगर आपको इसका सदिश रूप पूछा जाता है अथवा सदिश रूप निकालना है तो E जो होता है वो एक सदिश राशि होती है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आप इतना लिख सकते हैं अथवा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर कैप। जो आर कैप होता है ये होता है आर बटे आर वेक्टर का मॉड या आर वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो उसे नहीं समझना है, थोड़ा जटिल हो जाएगा, आप सदिश रूप में इतना ही लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है। प्रत्येक वर्ष इससे बोर्ड परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो टॉपिक है ये आप किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।